मेडिकल रूम में शांति थी, पर यह शांति एक तूफान के बाद वाली थी। अर्जुन बिस्तर पर बैठा था। उसके जिस्म पर लगे जख्म अब धीरे धीरे भर रहे थे। उन पर ताज़ा पट्टियां बंधी थीं, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी सोच थी जो फिजिकल दर्द से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसके दिमाग में वेयरहाउस की वो रात, वो हार, वो बेबसी बार बार घूम रही थी। खासकर उस्ताद जी के वो कठोर शब्द, तुम दोनों वहां एक सिपाही की तरह नहीं, गली के अनाई गुंडों की तरह लड़े। आज रात तुमने असली जंग की, एक प्रोफेशनल दुश्मन की पहली झलक देखी है, और तुम दोनों बुरी तरह से हार गए। वो शब्द अब उसे अपमान नहीं, एक ठंडी कठोर सच्चाई लग रहे थे। उसे पूरी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उस्ताद जी बिल्कुल सही थे। वो हार एक कीमती सबक थी, एक ऐसी शिक्षा जो उसे जिंदा रहने के लिए सीखनी ही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मैकेनिक्स डायग्नोस्टिक लॉजिक का इस्तेमाल उस हार पर किया। इंजन फेल क्यों हुआ? उसने खुद से पूछा। हमने फ्यूल चेक किया, यानी ट्रेनिंग ली। हमने स्पार्क प्लग चेक किया, यानी हिम्मत थी। तो फिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुई? प्रॉब्लम इंजन में नहीं थी, प्रॉब्लम ड्राइवर में थी। हम गलत रेस में गलत गाड़ी लेकर उतरे थे। उसे साफ नजर आ गया कि फिजिकल ताकत इस जंग में उनका सबसे कमजोर पहलू था। खन्ना के लोग मशीन्स की तरह थे, प्रिसाइज, एफिशिएंट, बिना किसी इमोशन के। हम उनकी स्पीड, उनके कोऑर्डिनेशन, उनके किलर इंस्टिंक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। उनसे सीधी टक्कर लेना मतलब एक स्कूटर से एक टैंक को टक्कर मारना। ये बेवकूफ़ी थी। उसने अपनी हार को एक टेक्निकल फेलियर की तरह एनालाइज किया और उसकी जड़ तक पहुंच गया। ओबेरॉय और रोहन कमरे में दाखिल हुए। रोहन अभी भी थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था, पर उसके चेहरे पर अर्जुन के लिए चिंता थी। ओबेरॉय के चेहरे पर एक इंतजार का भाव था, जैसे वो देखना चाहते हों कि इस हार ने अर्जुन पर क्या असर डाला है। वो उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन ने सही सबक सीखा होगा। ओबेरॉय ने सोचा, अब देखते हैं कि राजेंद्र का बेटा हार को जीत में बदलने का हुनर सीख पाया है या नहीं। अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब ना गुरूर था, ना निराशा, बस एक शांत स्थिर समझ थी। उस्ताद जी सही थे, हम अनाड़ी थे। हमने सोचा कि थोड़ी सी ताकत हमें वियनजे बना देगी। हमने अपने दुश्मन को बेहद कमजोर समझा और हमने उसकी कीमत चुकाई। उसके शब्दों में पछतावा नहीं, एक ठंडा विश्लेषण था। उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक गहरा अफसोस था। तुम्हें भी खतरे में डाला मैंने। रोहन ने फौरन उसकी बात काटी। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। भाई, ये तेरी अकेले की गलती नहीं थी, मैं भी जोश में था। हम दोनों साथ थे, हार में भी जीत में भी। पर अब जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है ये सोच। रोहन ने मन ही मन सोचा, ये हार जरूरी थी। शायद अब भाई समझ गया है कि ये सिर्फ गुस्से और ताकत का खेल नहीं है। अर्जुन ने ओबेरॉय की तरफ देखा। उसकी आवाज अब एक नए ठंडे इरादे से भरी हुई थी। आगे ये करना है कि हम तरीका बदलेंगे। उसने साफ तौर पर ओबेरॉय और रोहन को बताया कि दुश्मनों से मुकाबला करने की कोशिश एक हारने वाली लड़ाई है। उनसे उनके खेल में उनकी शर्तों पर लड़ना वो एक हारने वाली जंग है। हम उन्हें ताकत से नहीं हरा सकते ओबेरॉय जी। उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं। कोशिश करना बेवकूफ़ी है। हमें उन्हें हराना है तो दिमाग से हराना होगा। हमें उन्हें आउट थिंक करना होगा। ओबेरॉय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यही वो नतीजा था जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। हाँ, उन्होंने सोचा, इसने सबक सीख लिया है। ये अब सिर्फ जिस्म की नहीं, दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करेगा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसके जिस्म में अभी भी दर्द था, पर उसकी आत्मा में एक नई ताकत थी। वो अपने असली हुनर, अपनी असली ताकत को पहचान चुका था। अब से उसने ऐलान किया। उसका फैसला बिल्कुल साफ था। मेरा पूरा ध्यान फिजिकल ट्रेनिंग पर नहीं होगा। फिजिकल ट्रेनिंग जरूरी है, पर वो हमारा मेन हथियार नहीं बन सकती। हमें अपने दुश्मन को समझना होगा। हमें इस परिवार की ताकत के असली स्रोत को समझना होगा। उसकी आवाज में एक नई शिद्दत आ गई। हमें उन राजों को खोद कर निकालना होगा जिन्हें इतने सालों से दफन करके रखा गया है। उसकी निगाहें ओबेरॉय पर टिकी। हमें पता लगाना होगा कि मेरे पिता के कत्ल के पीछे का पूरा सच क्या है। ये एक बेहद जरूरी कॉन्शियस डिसीजन था। जंग अब अखाड़े में नहीं, फाइल्स में, अकाउंट्स में, छुपे हुए राजों में लड़ी जाएगी। वो अब एक सिपाही की तरह नहीं, एक जासूस, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक मैकेनिक की तरह सोचेगा, जो एक बड़े जटिल सिस्टम के पुर्जे खोलकर उसकी असली खराबी को ढूंढ रहा है। उसकी हार ने उसे उसके असली मकसद की तरफ वापस मोड़ दिया था।
अब वो खन्ना से नहीं, उस सिस्टम से लड़ेगा जिसने खन्ना जैसे लोगों को पैदा किया था। उसने अपनी हार को एक नई शुरुआत में बदल दिया था। अर्जुन के नए फैसले से सेफ हाउस के मेडिकल रूम में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसने हार को एक सबक में बदल दिया था और अब वो जंग को अपने मैदान पर अपने तरीके से लड़ने के लिए तैयार था। मिस्टर ओबेरॉय, जो अब तक उसके जिस्म के जख्मों को भरने पर ध्यान दे रहे थे, अब उसके दिमाग के हथियार को तेज करने की तैयारी में लग गए। उन्हें पता था कि अर्जुन का असली हुनर उसकी डायग्नोस्टिक लॉजिक है और उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे सही औजार देने होंगे। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है अर्जुन, ओबेरॉय ने कहा। उनकी आवाज में एक नई गंभीरता थी। इस जंग को जीतने के लिए हमें सिर्फ विक्रम की चालों को नहीं, उस पूरे सिस्टम को समझना होगा जिसने उसे इतना ताकतवर बनाया था। हमें शर्मा इंडस्ट्रीज की जड़ों तक जाना होगा और इसके लिए तुम्हें एक ऐसी दुनिया में दाखिल होना होगा जिसके बारे में तुम अब तक अनजान थे। अर्जुन ने सवाल भरी नजरों से उन्हें देखा। रोहन भी, जो पास के बिस्तर पर लेटा था, इस नई बात को सुनने के लिए उत्सुक हो गया। ओबेरॉय उठे और कमरे के कोने में लगे एक बड़े से मेटल के कैबिनेट के पास गए। उन्होंने एक डिजिटल लॉक पर एक लंबा जटिल पासवर्ड डाला। कैबिनेट का भारी दरवाजा एक हल्की सी हिस की आवाज के साथ खुला। अंदर शेल्फ्स पर कोई हथियार या मेडिकल सप्लाई नहीं थी। अंदर सिर्फ सर्वर्स रखे हुए थे, अनगिनत हार्ड ड्राइव्स ब्लिंकिंग लाइट्स के साथ, जो एक बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा लग रहे थे। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। ये, ओबेरॉय ने उस कैबिनेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता का असली दिमाग है, उनका डिजिटल साम्राज्य, द कंप्लीट डिजिटल आर्काइव्स ऑफ राजेंद्र शर्मा। उनकी आवाज में एक अजीब सा गर्व और दुख का मिश्रण था। इसमें सिर्फ शर्मा इंडस्ट्रीज के पिछले 30 साल का हिसाब किताब ही नहीं है, इसमें उनके हर बिजनेस डील की डिटेल है, हर मीटिंग के नोट्स हैं, उनके पर्सनल लॉग्स हैं, उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ। ओबेरॉय ने इस आर्काइव की विशालता और जटिलता पर जोर दिया। अर्जुन और रोहन हैरत से उन सर्वर्स को देख रहे थे। यह सिर्फ डेटा नहीं था, यह एक इंसान की पूरी जिंदगी का, एक पूरे एम्पायर का डिजिटल भूत था। ओबेरॉय ने एक शेल्फ से एक बेहद पतला मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड लैपटॉप निकाला। यह सर्वर पूरी तरह से आइसोलेटेड है, उन्होंने समझाया। यह इंटरनेट से या कंपनी के किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। तुम्हारे पिता बेहद सावधान थे, इस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ इस लैपटॉप के जरिए ही इसे एक्सेस किया जा सकता है, वो भी कई लेयर्स की बायोमेट्रिक और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी पार करने के बाद। उन्होंने वो लैपटॉप अर्जुन के हाथ में थमा दिया। आज से ये तुम्हारा है, तुम्हें इस डिजिटल समंदर में गोता लगाना होगा। अर्जुन ने उस ठंडे मेटल के लैपटॉप को अपने हाथों में लिया। उसे उसका वजन सिर्फ कुछ किलो का नहीं, बल्कि पूरे एक साम्राज्य के राजों का लग रहा था। उसे ओबेरॉय की बात याद आई, नीडल इन अ डिजिटल हेस्टैक। ये काम बेहद मुश्किल था। इतना डेटा, दशकों का डेटा। अर्जुन ने सोचा। उसका दिमाग इस विशालता के सामने थोड़ा घबरा गया। मैं इसमें से वो एक सबूत, वो एक क्लू कैसे ढूंढूंगा जो मुझे मेरे पापा के कातिल तक ले जाएगा? ये तो समंदर में से एक खास बूंद ढूंढने जैसा है। ये एक बेहद कठिन काम था। ओबेरॉय ने उसके चेहरे पर आई इस चिंता को पढ़ लिया। घबराओ मत अर्जुन, उन्होंने कहा। तुम्हारे पास वो है जो किसी कंप्यूटर के पास नहीं है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी डायग्नोस्टिक लॉजिक। तुम्हें हर फाइल को एक नंबर की तरह नहीं, एक कहानी के हिस्से की तरह देखना होगा। तुम्हें पैटर्न्स ढूंढने होंगे, ऐसी कड़ियां जोड़नी होंगी जो किसी और को नजर ना आए। उन्होंने अर्जुन को उसके असली हुनर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को लैपटॉप के बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल समझाए। अर्जुन ने अपने फिंगरप्रिंट्स और रेटिनल स्कैन को सिस्टम में रजिस्टर किया। जैसे ही उसने आखिरी सिक्योरिटी लेयर पार की, लैपटॉप की स्क्रीन जिंदा हो गई। उस पर शर्मा इंडस्ट्रीज का पुराना लोगो उभर आया और फिर एक बेहद जटिल, अनगिनत फोल्डर्स और सब फोल्डर से भरा हुआ इंटरफेस खुल गया। अर्जुन ने पहला फोल्डर खोला। उसमें हजारों फाइल्स थीं, कॉन्ट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट्स, ईमेल्स। उसने एक फाइल खोली। वो 20 साल पुराना एक मामूली सा बिजनेस डील था। उसने दूसरी खोली। वो एक मीटिंग का एजेंडा था। उसे एहसास हुआ कि ओबेरॉय सही थे। ये एक समंदर था, एक ऐसा समंदर जिसमें मोती भी छुपे हो सकते थे और जहरीले सांप भी। उसका मकसद साफ था। वो सिर्फ बिजनेस डेटा नहीं ढूंढ रहा था, वो अपने पिता के कत्ल से जुड़ा कोई भी सुराग ढूंढ रहा था,
कोई अजीब ट्रांजैक्शन, कोई अनजान नाम, कोई ऐसी मीटिंग जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, कुछ भी। वो एक मैकेनिक की तरह इस पूरे सिस्टम को खोल कर देखने वाला था, उस एक छोटे से पुर्जे को ढूंढने के लिए जो इस पूरी कहानी का राज खोल दे। ओबरॉय ने उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। रोहन भी इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा ऊब कर आराम करने चला गया। अर्जुन उस लैपटॉप के सामने अकेला बैठा था। बाहर दुनिया चल रही थी, पर अर्जुन अब एक अलग ही दुनिया में खो चुका था, अपने पिता के दिमाग की दुनिया में। उसने पहली फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसका सफर, उस डिजिटल हेस्टैक में सुई ढूंढने का सफर अब शुरू हो चुका था। अर्जुन उस मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी स्क्रीन पर अनगिनत फोल्डर्स का एक जटिल जाल फैला हुआ था। ये उसके पिता राजेंद्र शर्मा का डिजिटल भूत था, एक ऐसी विराट लाइब्रेरी जिसमें एक पूरे साम्राज्य के राज दफन थे। उसने गहरी सांस ली। उसका मिशन साफ था, इस डिजिटल समंदर में से उस एक बूंद को ढूंढना जो उसके पिता के कत्ल का सुराग दे सके। पर यह काम कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। उसको इस डिजिटल हेस्टैक में एक सुई ढूंढनी थी। उसने पहला फोल्डर खोला जिसका नाम था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 1995 से 2000। उसके अंदर हजारों फाइल्स थीं। उसने एक फाइल पर क्लिक किया, प्रोजेक्ट गंगा एक्सपेंशन फीजिबिलिटी रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट को स्कैन करना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। ये सिर्फ एक बिजनेस रिपोर्ट नहीं थी, ये एक मास्टरपीस था। उसमें मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, रिस्क असेसमेंट, सब कुछ इतनी बारीकी और दूर की सोच के साथ लिखा गया था कि अर्जुन दंग रह गया। उसे पहली बार अपने पिता के दिमाग की असली झलक मिल रही थी। पापा, आप कितने ब्रिलियंट थे, उसने मन ही मन सोचा। उसके दिल में अपने अनजान पिता के लिए इज्जत का एक नया समुंदर उमड़ पड़ा। आपने इस कंपनी को सिर्फ बनाया नहीं था, आपने इसे अपनी विजनरी सोच से सींचा था। उसने अगले कुछ घंटे सिर्फ बिजनेस प्लान्स और स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में निकाल दिए। हर फाइल उसके पिता की प्रतिभा का एक नया सबूत थी, पर इनमें उसके कत्ल का कोई सुराग नहीं था। ये सब साफ सुथरे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स थे। थक कर उसने एक दूसरा सेक्शन खोला, पर्सनल लॉग्स। इसमें टेक्स्ट फाइल्स थीं जिन पर सिर्फ डेट्स लिखी हुई थीं। उसने अपने पिता की मौत से कुछ साल पहले की एक फाइल खोली। अंदर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी हुई थीं जैसे कोई डायरी एंट्री हो। अक्टूबर 15, 2003 met with investors today regarding the Singapore expansion. Proposal approved. Everything seems smooth, perhaps too smooth. Need to double check the background of the primary funding source. Can't shake this feeling of being watched. उसने इस एंट्री को दोबारा पढ़ा। Too smooth, feeling of being watched. उसे अजीब लगा। उसने अगले कुछ दिनों की एंट्रीज पढ़ी, उनमें भी इसी तरह की बेचैनी, एक अनजान खतरे का एहसास था। राजेंद्र शर्मा अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, पर उनकी पर्सनल राइटिंग्स में एक बढ़ता हुआ संदेह, एक पैरानोइया साफ झलक रहा था। आप इतने परेशान क्यों थे पापा? आपको किस बात का डर था? उसने और एंट्रीज पढ़ी। कई एंट्रीज में उन्होंने बिजनेस एथिक्स, ईमानदारी और अपने उसूलों पर अडिग रहने की बात लिखी थी। एक एंट्री में लिखा था, November 2, 2003 refused the proposal from Minister X Consortium. The terms were unethical, bordering on illegal. Oberoi thinks I am being too rigid, that compromises are necessary in this world. Perhaps he's right, but a legacy built on rotten foundations is no legacy at all. I will not sell my soul. ये पढ़कर अर्जुन की छाती गर्व से फूल गई। आप बिल्कुल सही थे पापा, उसने सोचा। आप एक प्रिंसिपल्ड आदमी थे। आपने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस विरासत को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सच में बचाने लायक है। उसके पिता एक नेक इंसान थे। पर जैसे जैसे वो आखिरी सालों की एंट्रीज की तरफ बढ़ता गया, राजेंद्र शर्मा की पैरानोइया बढ़ती गई। एंट्रीज छोटी होती गईं, उनमें कोड वर्ड्स का इस्तेमाल बढ़ गया। जनवरी 10, 2005 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डबल्ड. Trust no one outside the inner circle. The shadow grows longer. February 28, 2005. Project D is nearing completion. Must protect it at all costs. It's the key. Oberoi is worried. Shanti understands. March 5, 2005. They made contact. Offer rejected. Consequences will follow. Phoenix is ready.
ये एंट्रीज अर्जुन के दिमाग में खतरे की घंटी बजा रही थीं। प्रोजेक्ट डी, शैडो, फीनिक्स, ये सब क्या है? उसे लग रहा था जैसे वो राज के बिल्कुल करीब है, पर वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ये एंट्रीज उसके पिता के आखिरी दिनों की एक भयानक तस्वीर बना रही थीं। एक ऐसा आदमी जो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के करीब था, पर साथ ही एक अनजान, घातक दुश्मन से भी घिरा हुआ था। पर इन एंट्रीज में भी कातिल का नाम नहीं था, कोई साफ सबूत नहीं था, सिर्फ इशारे थे, अधूरे सुराग थे। अर्जुन ने घड़ी देखी, वो घंटों से इस डिजिटल दुनिया में खोया हुआ था, उसका सिर भारी हो रहा था। उसने हजारों फाइल्स में से शायद कुछ 100 ही देखी थीं। ये काम उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा मुश्किल था। उसे लग रहा था जैसे वो एक विशाल, अंधेले कमरे में मोमबत्ती लेकर कुछ ढूंढ रहा है। रोशनी बहुत कम थी और ढूंढने वाली चीज का उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे निराशा होने लगी। क्या ओबेरॉय जी गलत थे? उसने सोचा, क्या इसमें सच में कोई जवाब है या ये सिर्फ बेकार का डेटा है? शायद मैं यहां अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। शायद मुझे वापस उस्ताद जी के पास जाकर ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। उसका दिमाग थक चुका था। ये खोज बेहद निष्फल लग रही थी। उसे कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसके कानों में सर्वर्स की हल्की गुनगुनाहट गूंज रही थी। वो अपने पिता के दिमाग के बेहद करीब था, पर फिर भी उनसे मीलों दूर था। उस डिजिटल भूत ने उसे अपने राज अभी तक नहीं बताए थे। अर्जुन के लिए अब वो मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप ही उसकी दुनिया बन चुका था। दिन रात वो अपने पिता के डिजिटल आर्काइव्स के समंदर में गोता लगाता रहा। रोहन भी उसके साथ था, कभी उसे चाय पकड़ाता तो कभी उसकी मदद करने की कोशिश करता। पर ये एक ऐसी जंग थी जो अर्जुन को अपने दिमाग से ही लड़नी थी। वो सिर्फ डेटा नहीं पढ़ रहा था, वो अपने पिता की परछाइयों से गुजर रहा था। उनके शब्दों में, उनके फैसलों में उसे एक राज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो सब कुछ बदल सकता था। उसे अपने पिता की प्रतिभा का एहसास हो रहा था, पर साथ ही उनकी बढ़ती हुई बेचैनी का भी। वो एंट्रीज जिसमें प्रोजेक्ट डी या फीनिक्स जैसे कोडवर्ड्स थे, उसे बार बार खींचती थीं, पर उनके आसपास की फाइल्स में कुछ भी साफ नहीं था। आखिरकार कुछ दिनों की लगातार मेहनत के बाद अर्जुन को एक लीड मिली। एक पुराना, लगभग भुला दिया गया प्रोजेक्ट जिसका कोड नाम था प्रोजेक्ट हेमलॉक। ये प्रोजेक्ट राजेंद्र शर्मा की मौत से लगभग 1 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल्स बेहद कम थी, जैसे उन्हें जानबूझकर हटाया गया हो। पर अर्जुन को एक नाम मिला, मिस्टर अविनाश गुप्ता, जो इस प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट थे। ये देखो रोहन, अर्जुन ने स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा। प्रोजेक्ट हेमलॉक, पापा के पर्सनल लॉग्स में इसका जिक्र नहीं है, पर कॉर्पोरेट फाइल्स में इसे अचानक नॉन वायबल कह के बंद कर दिया गया। और इस प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट अविनाश गुप्ता ने भी प्रोजेक्ट बंद होने के ठीक 1 हफ्ते बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया। ये अजीब है। अर्जुन की मैकेनिक वाली सोच ने इस पैटर्न को फौरन पकड़ लिया। इंजन चलते चलते अचानक बंद हो गया और ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। नहीं, दाल में कुछ काला है। तो अब क्या प्लान है? रोहन ने पूछा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। हमें इस अविनाश गुप्ता को ढूंढना होगा। अगर वो जिंदा हैं और इस शहर में हैं, तो शायद वो बता सकें कि प्रोजेक्ट हेमलॉक असल में क्या था और उसे क्यों बंद किया गया था। ओबेरॉय के नेटवर्क की मदद से उन्होंने अविनाश गुप्ता का पता लगा लिया। वो अब रिटायर हो चुके थे और दिल्ली के एक शांत मिडिल क्लास इलाके में रहते थे। अर्जुन और रोहन ने बेहद सावधानी से, बिना अपनी असली पहचान जाहिर किए, उनसे मिलने का प्लान बनाया। वो एक पुराने एम्प्लॉय का भेस बनाकर उनके घर पहुंचे। अविनाश गुप्ता एक बुजुर्ग, कमजोर से आदमी निकले। जब अर्जुन ने शर्मा इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट हेमलॉक का नाम लिया, तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए डर की एक लहर दौड़ गई, जिसे उन्होंने फौरन छुपा लिया। हाँ हाँ, याद है। बहुत पुरानी बात हो गई। एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट था। कुछ खास नहीं था, फंडिंग की कमी की वजह से बंद हो गया था। उनका जवाब बेहद तैयार किया हुआ, रिहर्स किया हुआ लग रहा था। अर्जुन ने सीधा सवाल किया, सर, हमें पता चला है कि प्रोजेक्ट फंडिंग की कमी से नहीं, अचानक ऊपर से आए ऑर्डर्स के बाद बंद किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि असल वजह क्या थी? मिस्टर गुप्ता की बेचैनी बढ़ गई। वो इधर उधर देखने लगे। देखिए, मुझे अब कुछ ठीक से याद नहीं, बहुत साल हो गए। अब मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो उठ खड़े हुए। उनका इशारा साफ था कि ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। अर्जुन और रोहन निराश होकर वहां से लौट आए। देखा भाई, वो आदमी कुछ छुपा रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हाँ, अर्जुन ने कहा। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। वो जानता है, पर वो बताएगा नहीं। शायद उसे धमकाया गया है, या शायद, अर्जुन के दिमाग में एक ठंडा ख्याल आया, या शायद उसे खरीद लिया गया है। पहला लीड एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया था। उन्होंने आर्काइव्स में वापस जाकर एक और एंगल ढूंढा। एक डिफंक्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट काइमेरा, एक लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर जिसे राजेंद्र शर्मा ने बेहद उत्साह से शुरू किया था, पर कुछ ही महीनों में उसे भी रद्द कर दिया गया था। इस बार उन्हें कोई नाम नहीं मिला, पर उन्हें उस कंपनी का नाम मिला जिसके साथ शर्मा इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट कर रही थी, लॉजिकॉर्प सिस्टम्स।
अर्जुन और रोहन ने उस कंपनी के पुराने ऑफिस का पता लगाया। वो जगह अब एक खंडहर बन चुकी थी। पुराने कागज, टूटी हुई कुर्सियां, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। उन्होंने घंटों तक वहां कुछ ढूंढने की कोशिश की, कोई फाइल, कोई रिकॉर्ड, पर उन्हें कुछ नहीं मिला, जैसे वहां कभी कोई प्रोजेक्ट हुआ ही ना हो। एक और डेड एंड। दिन बीतते जा रहे थे। हर नई लीड, हर नया नाम, हर पुराना प्रोजेक्ट सबूतों के बजाय सिर्फ और ज्यादा सवाल और बंद दरवाजे ही ला रहा था। अर्जुन की फ्रस्ट्रेशन हर विफलता के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था जैसे वो एक ऐसी दीवार से टक्कर मार रहा है जो हर वार के साथ और मजबूत होती जा रही है। ये सब बेकार है। उसके मन में निराशा घर करने लगी। विक्रम, वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो बेहद चालाक भी है। या शायद उसके पीछे कोई और है जो सारे सबूत मिटा रहा है। उसका शासन अभेद लगता है। और पापा, आपने अपने राज कितनी गहराई में दफनाए हैं। उसे लगने लगा था कि उसके पिता के राज शायद हमेशा के लिए दफन ही रहेंगे। वो लैपटॉप पर एक और फाइल खोलकर बैठा था, पर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, सामने की खाली दीवार पर टिकी हुई थी। उसका दिमाग थक चुका था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आर्काइव्स, जो शुरुआत में उम्मीद का एक खजाना लगे थे, अब एक भूल भुलैया लग रहे थे जिसका कोई एग्जिट नहीं था। उसके हाथ सिर्फ खाली थे और फ्रस्ट्रेशन का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। दिन रात वो अपने पिता के डिजिटल आर्काइव्स में समंदर में डुबकी लगा रहा था, पर उसके हाथ सिर्फ खालीपन ही लग रहा था। हर लीड एक बंद गली में खत्म हो रही थी। हर नाम या तो गायब था या चुप। उसे लगने लगा था जैसे वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गया है जिसका कोई एग्जिट नहीं है। विक्रम की ताकत हर तरफ से मजबूत लग रही थी और उसके पिता के राज बेहद गहरे दफन थे। रोहन उसे हिम्मत देता रहता, पर अर्जुन को महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसी दीवार से टक्कर मार रहा है जो टूटने वाली नहीं। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहा, उसने थक कर सोचा। लैपटॉप के स्क्रीन पर अनगिनत फाइल्स धुंधली हो रही थीं। शायद जवाब फाइल्स के अंदर नहीं, फाइल्स के स्ट्रक्चर में छुपा हो। ये एक मैकेनिक की सोच थी। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो सिर्फ पुर्जों को नहीं, उनके कनेक्शन को, उनके सिस्टम को भी चेक करो। उसने अपना अप्रोच बदलने का फैसला किया। कंटेंट छोड़कर उसने आर्काइव्स के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को देखना शुरू किया। वो देखने लगा कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, कैसे प्रोटेक्ट किया गया था। वो अपने पिता द्वारा बनाए गए इस डिजिटल किले की दीवारों को, उसके दरवाजों को, उसकी कमजोरियों को ढूंढने लगा। वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की लिस्ट को रिव्यू कर रहा था। हर इंक्रिप्शन लेवल, हर फायरवॉल सेटिंग को गौर से देख रहा था। यह बेहद बोरिंग काम था, पर अर्जुन का दिमाग अब एक मशीन की तरह पैटर्न्स ढूंढ रहा था। और तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक एनोमली, एक ऐसी एंट्री जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। सिक्योरिटी लॉग में सिस्टम के एक बेहद गहरे हिस्से में एक अकेली फाइल थी। ये फाइल बाकी सारे सर्वर से पूरी तरह से अलग थलग रखी गई थी, जैसे उसे जानबूझकर एक डिजिटल कैदखाने में बंद किया गया हो। इस फाइल के चारों ओर जो सुरक्षा दीवार थी, जो इंक्रिप्शन लेयर्स थीं, वो शर्मा इंडस्ट्रीज के बाकी किसी भी डेटा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्ट्रेटेजिक हो या पर्सनल हो, से कहीं ज्यादा, बेहद ज्यादा मजबूत थीं। ये मिलिट्री ग्रेड से भी ऊपर की कोई चीज लग रही थी। अर्जुन चौंक गया। इतनी सिक्योरिटी एक अकेली फाइल के लिए? उसने सोचा, इसमें ऐसा क्या हो सकता है जो कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फ्यूचर प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसने फाइल की डिटेल्स चेक की। उसका साइज बेहद बड़ा था, पर उसके नाम या डिस्क्रिप्शन में कोई बिजनेस पर्पस साफ नहीं था। वो ना तो किसी डिपार्टमेंट से जुड़ी थी, ना किसी प्रोजेक्ट से। वो बस वहां थी, एक डिजिटल भूत की तरह, सर्वर के सबसे अंधेरे कोने में कैद। और फिर उसने फाइल का नाम देखा। वो नाम बेहद अजीब और क्रिप्टिक था। ना कोई प्रोजेक्ट नंबर, ना कोई क्लाइंट कोड, बस एक शब्द, डीडस। ये नाम अर्जुन के दिमाग में एक अलार्म की तरह बजा। उसे अपने पिता के आखिरी दिनों के पर्सनल लॉग्स याद आए, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट डी का जिक्र किया था। प्रोजेक्ट डी, डीडस। क्या ये वही है? वो चीज जिसे पापा हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते थे? वो राज जिसकी वजह से उन्हें खतरा महसूस हो रहा था? अचानक उसे एक फाइल के इर्द गिर्द सारे अनजान टुकड़े जुड़ने लगे। उसे अब लगने लगा था कि वो शायद उस डिजिटल हे स्टैक में सुई के बेहद करीब पहुंच गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये फाइल जवाब हो सकती थी। ये फाइल उसके पिता के कत्ल का राज खोल सकती थी, या शायद ये फाइल ही उनके कत्ल की वजह थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो अकेला रहस्यमयी नाम चमक रहा था।
डेडलिस। उसे पूरा यकीन था कि यही वो सुई है जिसे वो उस डिजिटल हेस्टैक में ढूंढ रहा था। यही वो राज था जिसे उसके पिता ने दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों के पीछे छुपाया था। मिल गया, उसने मन ही मन सोचा। उसकी उंगलियां ट्रैक पैड पर थी। यही है जवाब, यही बताएगा कि पापा के साथ क्या हुआ था। उसके अंदर एक एड्रेनलिन की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि ओब्रॉय ने उसे इस सिस्टम का सबसे ऊंचा एक्सेस लेवल दिया था। उसने अब तक हजारों फाइल्स खोली थी, सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा से लेकर अपने पिता के पर्सनल लॉग्स तक, और उसे कभी कोई रुकावट नहीं आई थी। उसने उसी आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट डेडलिस फाइल पर डबल क्लिक किया, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। फाइल नहीं खुली, स्क्रीन पर कोई एरर मैसेज भी नहीं आया। बस एक छोटा सा लाल रंग का लॉक का आइकन फाइल के नाम के आगे चमकने लगा, जैसे सिस्टम उसे कह रहा हो, यहां तुम्हारी पहुंच खत्म होती है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने दोबारा क्लिक किया, फिर से वही। उसने सिस्टम के टूल्स में जाकर फाइल को फोर्स ओपन करने की कोशिश की। एक्सेस डिनाइड। ये एक अनजान अभेद किला था जिसकी दीवारें उसके सबसे शक्तिशाली हथियारों को भी रोक रही थी। उसकी हाई लेवल एक्सेस यहां बेकार थी। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। मैं इस सिस्टम का मालिक हूं, मैं राजेंद्र शर्मा का बेटा हूं, और ये फाइल मुझे ही रोक रही है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने यह राज सिर्फ दुश्मनों से नहीं, शायद अपनों से भी छुपाने के लिए बनाया था। उसने फौरन ओब्रॉय को बुलाया। जब ओब्रॉय कमरे में आए तो उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर लिखी फ्रस्ट्रेशन और फाइल के आगे बने उस लाल लॉक को एक नजर में देख लिया। एक पल के लिए ओब्रॉय के चेहरे पर वही पुरानी हल्की सी घबराहट की परछाई आई, पर उन्होंने उसे फौरन अपने प्रोफेशनल मास्क के पीछे छुपा लिया। तो इसने ढूंढ ही लिया, ओब्रॉय ने मन ही मन सोचा। उनका दिल थोड़ा तेजी से धड़का। मैंने सोचा था इसे यहां तक पहुंचने में और वक्त लगेगा। ये राजेंद्र से भी तेज है, अब मुझे बेहद सावधान रहना होगा। क्या हुआ अर्जुन, ओब्रॉय ने अनजान बनते हुए पूछा। ये फाइल, उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, प्रोजेक्ट डेडलिस, ये खुल नहीं रही है। मेरा एक्सेस भी काम नहीं कर रहा। ये क्या है ओब्रॉय जी? ओब्रॉय ने फाइल के नाम को देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रहे हों। डेडलिस, ये नाम तो मैंने भी पहले कभी। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। शायद कोई पुराना करप्टेड फाइल होगा। छोड़ो इसे, बाकी आर्काइव्स पर ध्यान दो। वो अर्जुन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, पर अर्जुन अब वो पुराना मासूम अर्जुन नहीं था। करप्टेड फाइल नहीं है ये ओब्रॉय जी, उसने ओब्रॉय की आंखों में देखते हुए कहा। इस पर जो सिक्योरिटी लगी है वो इस पूरे सिस्टम की सबसे एडवांस सिक्योरिटी है। आप जानते हैं ये क्या है? प्लीज मुझे बताइए। ओब्रॉय समझ गए कि टालमटोल करने का अब कोई फायदा नहीं है। उन्हें एक नई चाल चलनी होगी। उन्होंने एक चिंता भरा चेहरा बनाया। मुझे वाकई इसके बारे में ज्यादा नहीं पता अर्जुन। राजेंद्र कुछ चीजें बेहद गुप्त रखता था, पर अगर तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है तो हम इसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने खुद को अर्जुन के सहयोगी के रूप में पेश किया। मेरे पास एक बहुत ही काबिल टेक एक्सपर्ट की टीम है। मैं उनमें से सबसे बेहतर बंदे को यहां बुलाता हूं, शायद वो इस इंक्रिप्शन को तोड़ सके। अगले दिन एक आदमी सेफ हाउस में आया। उसका नाम रवि था, ओब्रॉय का सबसे भरोसेमंद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वो अपने साथ बेहद एडवांस्ड इक्विपमेंट लेकर आया था। जब रवि ने उस फाइल की सिक्योरिटी लेयर्स को देखा तो उसकी आंखें भी हैरत से फैल गई। सर, उसने ओब्रॉय से कहा, ये मैंने आज तक नहीं देखा। ये स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट एन्क्रिप्शन नहीं है। ये मिलिट्री ग्रेड से भी कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लगता है जैसे इसे किसी स्टेट लेवल एजेंसी ने डिजाइन किया हो। रवि ने अगले 2 दिन तक लगातार उस एन्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश की। उसने हर तरीका आजमाया, ब्रूट फोर्स अटैक्स, एल्गोरिदम एनालिसिस, नॉन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स, पर वो डिजिटल दीवार एक तिल भी नहीं हिली। सिस्टम हर हमले को ऐसे नाकाम कर रहा था जैसे वो कुछ नहीं थी। आखिरकार रवि ने हार मान ली। वो थका हुआ अर्जुन और ओब्रॉय के पास आया। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल की हार की निराशा थी। सर, आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं खोल सकता। उसने अर्जुन की तरफ देखा। ये इंक्रिप्शन, ये लगभग अटूट है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक खास की, एक स्पेसिफिक क्रिप्टोग्राफिक की जो शायद सिर्फ इस फाइल के क्रिएटर के पास ही होगी। उस की के बिना इस फाइल को खोलना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। रवि चला गया। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, पर इस खामोशी में अब एक नया वजन था, एक नया राज। अर्जुन उस लाल लॉक वाले आइकन को घूरता रहा। उसकी फ्रस्ट्रेशन अब एक गहरी चिंतित जिज्ञासा में बदल चुकी थी। ऐसा क्या है इस फाइल में? ऐसा कौन सा राज जिसे मेरे पापा ने दुनिया के सबसे मजबूत ताले में बंद किया है? एक ऐसी चाबी जो शायद अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये राज और भी गहरा होता जा रहा है। मिस्ट्री ऑफ व्हाट हिज फादर वाज हाइडिंग अब और भी गहरा हो गया था। उसके पिता की विरासत एक बंद दरवाजे की तरह थी और उस दरवाजे की चाबी कहीं खो चुकी थी। रवि के जाने के बाद सेफ हाउस के उस हाईटेक कमरे में एक भारी, निराशा भरी खामोशी छा गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट डेडलिस फाइल के आगे बना वो लाल लॉक का आइकन अब अर्जुन को मुंह चढ़ा रहा था। एक अटूट दीवार, एक बंद दरवाजा जिसकी चाबी खो चुकी थी।
अर्जुन के सारी उम्मीदें जो उस फाइल को ढूंढने पर जागी थीं, एक पल में मिट्टी में मिल गई थीं। ओबेरॉय के टेक एक्सपर्ट, जो उनकी आखिरी उम्मीद था, वो भी हार मान चुका था। तो ये है अंजाम, अर्जुन ने थक कर सोचा। उसकी फ्रस्ट्रेशन अभी गहरी निराशा में बदल रही थी। इतनी मेहनत, इतने दिन, सब बेकार। मैं उस राज के इतने करीब आकर भी उसे जान नहीं सकता। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि पापा के साथ असल में क्या हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो फिर से उसी अंधेरे मोड़ पर आ गया है जहां से उसने शुरुआत की थी। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अपने दोस्त की निराशा को महसूस कर सकता था। भाई, हार मत मान, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम कुछ और ट्राई करते हैं। रोहन को अंदर से लग रहा था कि ये फाइल बेहद जरूरी है, पर वो ये भी जानता था कि अगर अर्जुन ने हिम्मत हार दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर अर्जुन का दिमाग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो एक मैकेनिक था। जब एक दरवाजा बंद होता है तो मैकेनिक दूसरा रास्ता ढूंढता है, एक खिड़की, एक क्रैक, कुछ भी। अगर मैं फाइल के अंदर नहीं जा सकता तो शायद मुझे फाइल के बारे में बाहर से जानकारी मिलेगी। पापा के पर्सनल लॉग्स, उन्होंने जरूर इसके बारे में कुछ लिखा होगा, कुछ तो इशारा छोड़ा होगा। उसने अपनी खोज की दिशा बदलने का फैसला किया। वो फौरन वापस उस लैपटॉप पर बैठ गया। इस बार उसका निशाना वो इनक्रिप्टेड फाइल नहीं, बल्कि राजेंद्र शर्मा के आखिरी दिनों के पर्सनल लॉग्स थे। उसने पहले भी उन्हें देखा था, पर तब उसका ध्यान अलग चीजों पर था। अब वो उन्हें एक नए मकसद से पढ़ने वाला था, डेडलस का जिक्र ढूंढने के लिए। उसने फाइल्स को डेट के हिसाब से सॉर्ट किया और सीधा उस साल पर पहुंच गया जिस साल उसके पिता की मौत हुई थी। उसने आखिरी कुछ हफ्तों की एंट्रीज को खोलना शुरू किया। ये एंट्रीज बेहद छोटी, टूटी फूटी और क्रिप्टिक थी, जैसे उन्हें बेहद जल्दबाजी या डर में लिखा गया हो। ये पूरे लॉग्स नहीं थे, बस कुछ फ्रैगमेंट्स थे, जैसे एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े। पर उसने उन्हें बेहद ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एक एंट्री उनकी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले की। मार्च 15, 2005। प्रेशर माउंटिंग, दे नो आई वोंट यील्ड, द शैडो हैज फॉलन ओवर द कंपनी, इट्स डीपर देन आई थॉट, मस्ट प्रोटेक्ट S&A। शैडो? कौन सा साया? और S&A? शांति और अर्जुन? क्या पापा मुझे और मां को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे? उसका दिल जोरों से धड़का। अगली एंट्री कुछ दिन बाद की, मार्च 20, 2005। ओबेरॉय अग्रीज, कंटिजेंसी प्लान एक्टिवेटेड, फीनिक्स इज रेडी टू राइज, इट्स द ओनली वे टू सेवगार्ड माई लाइफ्स ट्रू वर्क। लाइफ्स ट्रू वर्क। अर्जुन ने इस जुमले को दोबारा पढ़ा। पापा का सबसे जरूरी काम? क्या वो शर्मा इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे या कुछ और फिर उसका ध्यान उस नाम पर गया जो उसने पहले भी देखा था, फीनिक्स। वही नाम जो पापा ने आखिरी दिनों में इस्तेमाल किया था। ओबेरॉय जी ने बताया था फीनिक्स फंड के बारे में। तो क्या ये उसी की बात हो रही है? पर इसका पापा के लाइफ्स ट्रू वर्क से क्या कनेक्शन है? सवाल दर सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे। और फिर आखिरी एंट्री, उनकी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले की। ये एंट्री पूरी नहीं थी, जैसे लिखते लिखते रुक गई हो। मार्च 28, 2005। फाइनल चेक्स कंप्लीट, डेडलस इज सिक्योर, दे कैन टेक द कंपनी, दे कैन टेक एवरीथिंग, but they cannot have this. It belongs to the future. It belongs to A. If anything happens to me, O knows what to do. Praying for Shanti's safety. एंट्री यहां खत्म हो गई थी, पर इन अधूरे शब्दों ने अर्जुन के दिमाग में एक बिजली दौड़ा दी। डेडलस इज सिक्योर्ड, यही वो नाम था, यही वो फाइल थी। और उसके पिता ने इसे क्या कहा था? माई लाइफ्स ट्रू वर्क। शर्मा इंडस्ट्रीज नहीं, ये प्रोजेक्ट, ये डेडलस, ये था उनका असली खजाना। और वो इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अपनी कंपनी, अपनी दौलत, शायद अपनी जान देने को भी तैयार थे। दे कैन नॉट हैव दिस, उन्होंने लिखा था। इट बिलोंग्स टू ए। ए? अर्जुन? क्या ये मेरे लिए था? एक ठंडी भयानक सच्चाई अर्जुन के सामने बिल्कुल साफ हो गई। वो डेडलस फाइल सिर्फ एक राज नहीं थी, वो उसके पिता के कत्ल की वजह भी हो सकती थी। उन्होंने पापा को इसलिए मारा क्योंकि वो इस डेडलस को हासिल करना चाहते थे। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट जंग नहीं लड़ रहा था, वो एक ऐसे राज को बचाने की जंग लड़ रहा था जिसके लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी। वो डेडलस फाइल अब उसके लिए सिर्फ एक क्लू नहीं, एक पवित्र अमानत बन चुकी थी। अपने पिता की आखिरी निशानी, एक ऐसी निशानी जिसे उसे हर कीमत पर समझना और महफूज रखना था। उसका मिशन अब और भी ज्यादा पर्सनल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। अर्जुन के दिमाग में उसके पिता की आखिरी एंट्री के शब्द गूंज रहे थे, डेडलस इज सिक्योर, इट बिलोंग्स टू ए। उस अटूट फाइल को खोलने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। निराशा उस पर हावी होने लगी थी, पर उस निराशा के नीचे एक नई ठंडी समझ ने जन्म लिया। अगर मैं किले के अंदर नहीं जा सकता, उसने सोचा, उसकी मैकेनिक वाली सोच जाग उठी, तो मुझे किले की दीवारों को, उसके बनाने वालों को, उसके गार्ड को समझना होगा।
उसने फैसला किया कि वो अब उस फाइल को नहीं, उस फाइल से जुड़े लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसने अपनी खोज का निशाना बदल दिया। वो वापस उस मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप पर बैठ गया। इस बार उसने डेडलेस फाइल को खोलने की कोशिश नहीं की। उसने फाइल की मेटाडेटा को खोला, उसका क्रिएशन डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट, उस फाइल से जुड़े एक्सेस लॉग्स जो बेहद कम थे और सिर्फ उसके पिता के नाम पर थे। उसने उस खास समय अवधि को नोट कर लिया जब ये फाइल बनाई गई थी या उस पर आखिरी बार काम हुआ था। यही उसकी नई शुरुआत थी। अब उसका काम एक डिजिटल पुरातत्वविद जैसा हो गया। उसने उस खास डेट रेंज को फिल्टर बनाकर आर्काइव्स के समंदर को छानना शुरू कर दिया। वो हर चीज देख रहा था, कॉर्पोरेट मीटिंग मिनट्स, R&D प्रोजेक्ट टीम लिस्ट्स, ईमेल कम्युनिकेशन जो उसके पिता ने उस दौरान की थी, यहां तक कि उन दिनों के बिल्डिंग के सिक्योरिटी एक्सेस लॉग्स भी। वो हर डॉक्यूमेंट में, हर कॉन्वर्सेशन में सिर्फ नाम ढूंढ रहा था, ऐसे नाम जो उस खास समय अवधि में उसके पिता के करीब थे या उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जिनका दूर से भी डेडेलस से कोई कनेक्शन हो सकता था। हर मशीन को चलाने के लिए एक टीम होती है। उसने सोचा, डेडेलस अगर पापा का लाइफ्स ट्रू वर्क था तो इसे बनाने में वो अकेले नहीं होंगे। कौन थे वो लोग? घंटों की मेहनत के बाद उसके पास एक लिस्ट तैयार हो गई। इस लिस्ट में दर्जनों नाम थे, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, कुछ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल। ये वो लोग थे जिनके नाम उस खास समय अवधि के डॉक्यूमेंट्स में बार बार आ रहे थे या किसी अजीब प्रोजेक्ट प्रपोजल से जुड़े हुए थे। अब अगला कदम था इन नामों का वर्तमान स्टेटस पता करना। उसने रोहन को बुलाया। रोहन, मुझे इन लोगों के बारे में सब कुछ पता करना है। उसने लिस्ट रोहन को देते हुए कहा, ये अभी कहाँ हैं, क्या करते हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, पर यह काम बेहद चुपके से करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इन लोगों में इंटरेस्टेड हैं। अर्जुन ने रोहन को यह नहीं बताया कि यह लिस्ट डेडिलस से जुड़ी है ताकि जानकारी लीक होने का खतरा कम से कम हो। रोहन ने उस लिस्ट को देखा और बिना कोई सवाल किए कहा, हो जाएगा भाई, तू बस हुक्म कर। रोहन ने ओबेरॉय द्वारा दिए गए कुछ डिस्क्रीट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले 2 दिन इंतजार में गुजरे। अर्जुन ने आर्काइव्स में अपनी खोज जारी रखी, पर उसका असली ध्यान रोहन के जवाब पर था। आखिरकार रोहन एक फाइल लेकर अर्जुन के पास आया। उसका चेहरा अजीब सा था, उलझन और एक अनजान सी चिंता का मिश्रण। भाई, ये लिस्ट, ये अजीब है, रोहन ने कहा। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। रोहन ने फाइल खोली। इस लिस्ट में 27 नाम थे, उसने बताना शुरू किया। उनमें से 11 लोग मर चुके हैं। अर्जुन का दिल बैठ गया। मर चुके हैं? कैसे? यही तो अजीब बात है। सबकी मौत अलग अलग कारणों से हुई है, पर हुई उसी 1-2 साल के दौरान है जब वो प्रोजेक्ट बंद हुआ होगा। 2 लोग कार एक्सीडेंट में मारे गए। एक की मौत हार्ट अटैक से हुई, वो सिर्फ 35 साल का था। एक ने सुसाइड कर लिया। बाकी 7 लोगों की मौत के कारण अननोन या अंडर इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं और उनकी फाइल्स बंद हो चुकी हैं। ये एक बेहद डरावना पैटर्न था, मौत का पैटर्न। अर्जुन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। 11 लोग मारे गए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और बाकी लोग? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज भारी हो गई। 8 लोग मिसिंग हैं, रोहन ने बताया। वो लोग प्रोजेक्ट बंद होने के बाद अचानक देश छोड़कर चले गए या बस गायब हो गए। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता वो कहां हैं, जैसे हवा में तहलील हो गए हों। अब कमरे में एक भयावह खामोशी छा गई। 27 में से 19 लोग या तो मर चुके थे या गायब थे। और आखिरी 8 लोग? अर्जुन ने आखिरी उम्मीद से पूछा। रोहन ने लिस्ट में आखिरी नामों की तरफ इशारा किया। ये 8 लोग जिंदा हैं, दिल्ली में ही हैं, और ये सब पापा के सबसे विश्वसनीय, सबसे पुराने साथी हैं, उनका इनर सर्कल। रोहन ने आखिरी नाम पर उंगली रखी। वो नाम था ओम प्रकाश ओबेरॉय। यह आखिरी जानकारी एक बम की तरह गिरी। जिन लोगों ने डेडिलस पर काम किया था वो या तो मिटा दिए गए या भगा दिए गए, या फिर वो थे जो अब अर्जुन के साथ थे। ओबेरॉय, पापा के सबसे अच्छे दोस्त, उनका नाम भी इस लिस्ट में था। इस खोज ने राज को सुलझाने के बजाय उसे और भी गहरा, और भी खतरनाक बना दिया था। मिस्ट्री सिर्फ गहरी नहीं हुई थी, वो अब अर्जुन के बेहद करीब आ चुकी थी। तो इसका मतलब क्या है? अर्जुन ने सोचा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। क्या पापा के दोस्त भी इस साजिश में शामिल थे, या वो भी निशाने पर थे, या फिर वो कुछ जानते हैं जो वो मुझे बता नहीं रहे हैं? उसे अचानक एक गहरे अकेलेपन ने घेर लिया। अगर वो ओबेरॉय पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, तो फिर वो किसके पास जाएगा? उसका सेंस ऑफ आइसोलेशन बढ़ गया था। वो राजों के एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां हर चेहरा एक नकाब हो सकता था, हर दोस्त एक दुश्मन। डेडिलस सिर्फ एक फाइल नहीं थी, ये एक ऐसा श्राप था जिसने उसके पिता की जान ले ली थी और अब शायद उसकी भी जान लेने वाला था।
सेफ हाउस के उस हाईटेक कमरे में एक अजीब सी टेंशन फैली हुई थी। रोहन द्वारा लाई गई रिपोर्ट अर्जुन के दिमाग में एक खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। डेडलस प्रोजेक्ट से जुड़े 27 में से 19 लोग या तो मर चुके थे या गायब थे, और बाकी 8 लोग उसके पिता के सबसे विश्वसनीय साथी थे, जिनमें ओबेरॉय का नाम भी शामिल था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यह एक पैटर्न था, एक खतरनाक पैटर्न जिसने अर्जुन के मन में अपने सबसे बड़े सहयोगी के लिए भी एक छोटा सा पर जहरीला शक पैदा कर दिया था। उसे ओबेरॉय से बात करनी थी, पर वो जानता था कि उसे बेहद सावधान रहना होगा। वो सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगा सकता था। उसने मिस्टर ओबेरॉय को बुलाया। जब ओबेरॉय कमरे में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर वही शांत प्रोफेशनल भाव था। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अर्जुन के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। ओबेरॉय ने सोचा, अच्छा है, ये डेडलेस वाली फाइल को भूलकर वापस आर्काइव्स पर ध्यान दे रहा है। शायद अभी खतरा टल गया है। अर्जुन ने लैपटॉप पर चल रहे कुछ चार्ट्स की तरफ इशारा करते हुए बेहद आम अंदाज में बात शुरू की। ओबेरॉय जी, मैं पापा के कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स देख रहा था। काफी इंटरेस्टिंग काम किया है उन्होंने। हाँ, राजेंद्र एक विजनरी था, ओबेरॉय ने कहा। उनकी आवाज में अपने दोस्त के लिए गर्व था। अर्जुन ने अपनी असली बात की तरफ रुख किया। उसकी आवाज अब भी बिल्कुल कैजुअल थी। एक प्रोजेक्ट था, शायद हेमलॉक या ऐसा ही कुछ। उससे जुड़े कुछ साइंटिस्ट्स के नाम बार बार आ रहे थे रिकॉर्ड्स में। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर मेनन। उनका क्या हुआ बाद में? क्या वो अभी भी कंपनी के साथ हैं? उसने जानबूझकर उन नामों का जिक्र किया जो रोहन की लिस्ट में डिसीज थे। ओबेरॉय ने एक पल के लिए सोचा या शायद सोचने का नाटक किया। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। उन्होंने बेहद सहजता से जवाब दिया। उनका जवाब बिल्कुल प्लॉजिबल था। ओ, वर्मा और मेनन बहुत ब्रिलियंट माइंड्स थे, पर अफसोस दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्मा को कुछ साल पहले एक बुरा हार्ट अटैक आया था, और मेनन बेचारे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बहुत दुख हुआ था सुनकर। उनका लहजा ऐसा था जैसे वो अक्सर होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर रहे हों। टू स्मूथ। अर्जुन के दिमाग में पहली घंटी बजी। इतनी आसानी से, बिना किसी झिझक के उन्होंने 2 मौतों का जिक्र कर दिया, जैसे वो इस जवाब के लिए पहले से तैयार थे। अर्जुन ने अपना अगला तीर चलाया। अब उसने नाम नहीं, एक सवाल पूछा। ओबेरॉय जी, पापा के आखिर कुछ सालों के रिकॉर्ड्स देखकर लगता है वो काफी पैरानॉइड हो गए थे। क्या उन्हें सच में कोई खतरा था या ये सिर्फ बिजनेस का प्रेशर था? इस सवाल पर ओबेरॉय का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो पुराना दर्द झलका। तुम्हारे पिता पर बेहद प्रेशर था अर्जुन, ओबेरॉय ने कहा। इस बार उनकी आवाज में थोड़ी सच्चाई लग रही थी। वो एक ऐसे एम्पायर को चला रहे थे जिसके दुश्मन हर कोने में थे। थोड़ा सावधान रहना लाजमी था। फिर उन्होंने फौरन बात को घुमा दिया। पर ये सब पुरानी बातें हैं। हमें अपने आज के दुश्मन पर ध्यान देना चाहिए, विक्रम पर, खन्ना पर। हमें अपनी अगली चाल सोचने की जरूरत है। उन्होंने बेहद कुशलता से अर्जुन का ध्यान वापस वर्तमान खतरे पर लाने की कोशिश की। अर्जुन ने इस बार कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने ऐसे जताया जैसे वो ओबेरॉय की बात से सहमत हो। आप सही कह रहे हैं, उसने कहा। हमें विक्रम पर ही फोकस करना चाहिए। पर अर्जुन के दिमाग में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। ओबेरॉय के जवाब वो इतने परफेक्ट थे कि वो इम्परफेक्ट लग रहे थे। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, पर वो पूरा सच भी नहीं बता रहे थे। वो कुछ छुपा रहे थे, और अर्जुन को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो जो छुपा रहे थे उसका सीधा संबंध डेडलस से था। ओबेरॉय सिर्फ उसके गुरु नहीं थे, वो एक गेटकीपर भी थे जो एक खतरनाक राज के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। सेफ हाउस के उस कमांड सेंटर में अर्जुन उस मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, वो बंद था। पर अर्जुन के दिमाग में वो डिजिटल समंदर, वो अनगिनत फाइल्स, वो बंद दरवाजे, सब घूम रहे थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन अब हद से पार हो चुकी थी। हफ्ते बीत गए थे। हर लीड एक धोखा साबित हुई थी। अविनाश गुप्ता का डर, लॉगी कॉर्प का गायब हो जाना, वो 19 लोग जो या तो मर चुके थे या मिटा दिए गए थे। ये सब इशारे थे कि वो एक बेहद खतरनाक राज के करीब है। पर करीब होना काफी नहीं था। वो राज अभी भी उस बंद फाइल डेडलेस के पीछे कैद था, और उस कैद की चाबी वो ओबेरॉय के पास थी, या कम से कम ओबेरॉय उस चाबी के बारे में कुछ जानते थे। अर्जुन को अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था। उसने पिछली मुलाकात को अपने दिमाग में हजारों बार रिप्ले किया था। ओबेरॉय के जवाब वो इतने साफ थे, इतने तैयार किए हुए थे कि वो झूठे लग रहे थे। अर्जुन की मैकेनिक्स डायग्नोस्टिक लॉजिक चीख चीख कर कह रही थी कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब एक इंजन अजीब आवाज करे पर सारे पार्ट्स ठीक लगें, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो। प्रॉब्लम वहां है जहां मालिक तुम्हें देखने नहीं देना चाहता। ओबेरॉय जी के जवाब बिल्कुल परफेक्ट थे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कुछ छुपा रहे हैं, बहुत जरूरी कुछ छुपा रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि उसका सटल अप्रोच,
डेडलस से जुड़े लोगों के बारे में पूछने का तरीका पूरी तरह से फेल हो चुका था। ओबेरॉय बेहद चालाक थे। वो उसके हर इनडायरेक्ट सवाल को बड़ी आसानी से टाल गए थे। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे सच जानना है तो उसे अब पर्दे के पीछे से वार करना बंद करना होगा। उसे अब सटेपी छोड़नी होगी। उसे सीधा हमला करना होगा। उसने फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जिसमें बेहद बड़ा खतरा था, एक कैलकुलेटेड रिस्क। वो ओबेरॉय से सीधे डेडलस के बारे में पूछेगा। वो उनके सामने वो नाम लेगा जिसे ओबेरॉय सुनना नहीं चाहते। मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि वर्मा कैसे मरा या राठौर कहां गया। मैं सीधा पूछूंगा, प्रोजेक्ट डेडलस क्या है ओबेरॉय जी? इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है? इसका मेरे पापा की मौत से क्या कनेक्शन है? यह एक बेहद खतरनाक चाल थी। ओबेरॉय सिर्फ उसके गुरु नहीं थे, वो उनके पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो इस पूरी जंग में उसके सबसे बड़े, शायद इकलौते सहारे थे। अगर अर्जुन का शक गलत निकला तो वो अपने इस आखिरी सहारे को भी खो सकता था। वो ओबेरॉय को हमेशा के लिए खुद से दूर कर सकता था। पर अगर उसका शक सही निकला तो उसे वो जवाब मिल सकता था जो वो कब से ढूंढ रहा था। रिस्क तो है, उसने सोचा। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़का। पर बिना रिस्क लिए सच कैसे सामने आएगा? मैं शक के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जानना ही होगा कि मैं ओबेरॉय जी पर कितना भरोसा कर सकता हूं। उसके लिए अब यह जानना जरूरी हो गया था। उसने इस कन्फ्रंटेशन का प्लान भी अपने दिमाग में तैयार कर लिया। वो ओबेरॉय से अकेले में मिलेगा। वो उन्हें घेरने की कोशिश नहीं करेगा। वो बस सीधा सवाल पूछेगा और फिर वो देखेगा। वो ओबेरॉय के चेहरे को पढ़ेगा, उनकी आंखों में आई एक पल की झिझक को, उनकी आवाज में आई हल्की सी कपकपाहट को, उनके जवाब देने के तरीके को। वो जानता था कि ओबेरॉय बेहद माहिर खिलाड़ी हैं। वो अपने जज्बातों को छुपाने में मुस्ताद हैं। पर अर्जुन को यह भी पता था कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है जहां उसका नकाब एक पल के लिए ही सही सरक जाता है। डेडलस वही ट्रिगर पॉइंट था। ओबेरॉय का रिएक्शन ही उसके लिए असली जवाब होगा। वो क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं होगा, वो कैसे कहते हैं, उनका चेहरा, उनकी आंखें क्या कहती हैं, वही मुझे सब कुछ बता देगा। उसने फैसला कर लिया था कि ओबेरॉय का रिएक्शन ही उसके लिए सब कुछ होगा। उसने गहरी सांस ली। उसका फैसला अटल था। वो ये रिस्क लेगा, वो सच का सामना करेगा, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उसने अपना सिक्योर फोन उठाया और मिस्टर ओबेरॉय के ऑफिस का नंबर मिलाया। ओबेरॉय जी, मैं अर्जुन बोल रहा हूं। क्या आप अभी फ्री हैं? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।